से महापुरुष आए गए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्तित्व इस राष्ट्र में नहीं हुआ जिसने समस्या भी बताई और समाधान भी बताया। समाधान केवल एक विषय का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की जो समस्या है उन प्रत्येक समस्या का समाधान भी दिया। कृषि से शुरू करें, चिकित्सा की बात करें, गोमाता के विज्ञान की बात करें, धर्म की सही परिभाषा की बात करें, एक आदर्श व्यक्तित्व की बात करें, एक पिता और पुत्र के रिश्ते की बात करें, पारिवारिक संबंध की बात करें, चरित्र की बात करें, कितनी ही बातें करें, शायद ये बातें समाप्त नहीं होंगी। अनंत ज्ञान के भंडार हम सबके प्रिय भाई राजीव दीक्षित जी और ऐसे देवतुल्य व्यक्तित्व को जन्म देने वाले महान व्यक्तित्व हमारे पिता तुल्य श्री राधे श्याम दीक्षित जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और माता जी के चरणों में मैं एक प्रार्थना करता हूँ माता जी कि हमारे लिए सिर्फ इतना आप करें कि हर रोज जब दिन निकले तो एक बार ये प्रार्थना करें कि मेरा बेटा है राजीव दीक्षित है, अभी गया नहीं है, वो कमल के रूप में खड़ा है, वो अमन के रूप में खड़ा है, वो राम के रूप में खड़ा है। और जब रात्रि में आप सोएं तब भी एक प्रार्थना करें, बस भले एक ही सेकंड की प्रार्थना करें कि मेरा बेटा है, वो कमल के रूप में है, वो मदन के रूप में है, वो प्रदीप के रूप में है, और वो सब मिलकर सौपन पूरा करेंगे। आज समय अलग है, बातें अलग है, इसलिए मैं लंबा नहीं करूंगा। बस एक ही बात मैं आप सबको कहूंगा कि विचार फैलाने का समय जा चुका है, अब विचार को स्थापित करने का समय आ गया है। अगर आप विचार को स्थापित कर पाएंगे तो आप टिक पाएंगे, अन्यथा आप केवल और केवल विचार ही बन जाएंगे। हमें जो राजीव भाई ने बोला उस प्रत्येक कार्य को सिद्ध करके दिखाना है। मैंने कभी राजीव भाई को देखा नहीं, मैंने जब पहली बार राजीव भाई को सुना, जब जियो का नेटवर्क आया था उस समय मैंने सुना था। लगभग 2-3 महीने में मैंने सारे व्याख्यान सुने राजीव भाई के जितने सोशल मीडिया पे थे, और मेरे अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो गई कि मैंने जीवन में बहुत समय नष्ट किया, बहुत गलत किया, और मैं राजीव भाई से मिलना चाहता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि राजीव भाई संसार में है नहीं। उस समय गोपाल दास महाराज जी की यात्रा चल रही थी, तो मैंने सर्च किया, वहाँ से फरीदाबाद से अरविंद त्यागी जी से बात हुई, हरीश गुप्ता जी से बात हुई, और उन्होंने बताया कि राजीव भाई तो चले गए। लेकिन मेरी पीड़ा थी, इसलिए क्योंकि मैं एक विदेशी कंपनी में काम करता हूँ, और वहाँ से मैं फ्लाइट लेके आया, रात्रि को पहुँचा, और सुबह मेरे को जो एक भाव लेके मैं आया था कि मुझे राजीव दीक्षित बनना है। जो मेरे गुरु ने, जिनको मैंने गुरु माना है, उनसे ऊंचा काम करना, उससे नीचे नहीं करना है। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि मैं राजीव भाई जैसा नहीं बनूंगा। मेरे मन में एक ही भाव आता है, मैं राजीव भाई से लाखों गुना अच्छा बनूंगा, उससे अच्छा कार्य करूंगा, उससे श्रेष्ठ कार्य करूंगा। जो मेरे गुरु ने बोला है उसके प्रत्येक कार्य को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। और इस भाव से जब मैं वर्धा में पहुंचा तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि माता जी और बाबूजी के साथ बैठ के खाना खाने का अवसर मिला। और उनकी जब मैं थाली लेके जा रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि मैं कितना मूर्ख हूँ, इस थाली को मैं धो रहा हूँ, क्यों नहीं मैं इसमें खा लेता हूँ। और खाते खाते मैंने एक संकल्प लिया था। उस दिन मुझसे गलती भी हुई, आवेश में आ गया था, मदन भाई को पता है सारा, कि मुझे वो सब करना है। और मैं आपको अपने हृदय से बता रहा हूँ माता जी, अपने मन की बात बता रहा हूँ। आप मन से जो ठान लोगे, मन से जो सोच लोगे, आप कभी पीछे नहीं हटोगे, कभी नहीं हारोगे, आप हर चीज करोगे। आज से लगभग 8 साल पहले यात्रा भाई राजीव दीक्षित ने प्रारंभ कराई, और इसके मूल में बाबा जयराम दास जी, और बाबा जयराम दास जी से पहले भगत सिंह जी थे। भगत सिंह जी का आधे घंटे का सीरियल देख के मेरे मन में भाव प्रज्वलित हुआ कि मैं कुछ अच्छा करूं। और हमारे ग्राम देवता है बाबा जयराम दास जी, उनके यहाँ मैंने 5 बरगद के पेड़ लगाए, और पेड़ लगाते लगाते किसी ने कि मैं जनगण मन क्यों गाऊं, ये वीडियो भेज दी, और उसको सुन के मैं यहाँ तक पहुंचा। और सबसे पहला हमने प्रकल्प शुरू किया गुरुकुल का। माता जी उस समय 20 लाख रुपए का कर्जा था, हमने 1-1 रुपए हाथ से मांगा और वो कर्ज उतारा, और भारत का पहला स्वावलंबी गुरुकुल बनाया जो बिना दान के चलता है। उसके बाद भारत की पहली स्वावलंबी गौशाला बनाई माता जी, जो बिना दान के चलती है, स्वावलंबन के साथ चलता है। उसके बाद परमात्मा ने ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि मेरे घर में बहुत सारे रोगी पैदा हो गए। पहले थ्योरी के रूप में बहुत करते थे, लोगों को व्याख्यान देते थे, और जब मैं
अपने रोगियों को लेके घूम रहा था भारत के अनेकों जिलों में, अनेकों प्रांतों में। जहां मुझे ये मिलता था कि कैंसर की चिकित्सा होती है, मैं हर वहां जगह जाता था। जिस समय कोरोना था उस समय भी मैं बैतूल के जंगलों में था, तो सब कुछ बंद पड़ा था। एक भाई मुझे बाइक पे बैठा के लेके गया था, मैं अपने परिवार के साथ। और तब मुझे ये समझ में आया कि राजीव भाई ने आयुर्वेद के विचार को पूरे संसार में फैला दिया। लेकिन आयुर्वेद का अर्थ है सत्य, और सत्य का अर्थ है विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है धर्म। और अगर आयुर्वेद पूरी दुनिया में अगर फैला था तो उसका कारण सत्य था। और आज आयुर्वेद जो नष्ट हो रहा है, और मैं आपको संकेत कर रहा हूं, आयुर्वेद सदा के लिए नष्ट हो जाएगा सिर्फ असत्य के कारण, क्योंकि आयुर्वेद में अधिकतर लोग झूठे मक्कार घुसे हुए हैं। एलोपैथी के जो लोग हैं, अगर एलोपैथी पूरी दुनिया में गया और आगे भी जाएगा, एलोपैथी रुकेगा नहीं। आपको मेरी बात सकारात्मक लगेगी, मैं यथार्थ सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथी केवल सत्य पे खड़ा है, इसलिए वो आगे जा रहा है और आयुर्वेद नीचे गिरता जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि आयुर्वेद के हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, आयुर्वेद का एम्स बन गया है तो आयुर्वेद आगे जा रहा है। नहीं, ये आयुर्वेद का पतन है, और ऐसा पतन है कि जो कभी उठेगा नहीं, जो प्रज्वलित नहीं होगा। तो हमें राजीव भाई के विचार को सत्य के आधार पर लागू करना है। और जब चिकित्सा पे कार्य किया तो 5 बार पूरे भारत में राजीव भाई ने, मैंने नहीं, गौ माता ने, आप सब कार्यकर्ताओं ने सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का रिकॉर्ड बना। अभी रिसेंट 25 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो हुआ था। पूरे वर्ल्ड के आयुर्वेद आचार्य थे, और वहां पर हमारा जो स्टोर हुआ, जितने कैंसर के केसेस हमारे थे उसके चौथे हिस्से में भी कोई प्रेजेंट नहीं कर पाया। और मैं खुले दिल से कहता हूँ, कैंसर के विषय में कहता हूँ, कैंसर में भारत में सबसे ज्यादा अगर रोगी किसी ने ठीक करें तो हमारे बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने ठीक करें। राजीव दीक्षित गुरुकुल के माध्यम से ठीक करें। चिकित्सा के अलावा खेती में 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया है, निःशुल्क दिया है, 20 बातें हैं, 8 करोड़ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशिक्षण दिया है। एक विपदा आई, मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। और एक और बात मैं कहता हूं, आप लोगों को कड़वी लगेगी, कि हम जो राजीव भाई को मानने वाले हैं उसमें से 90% लोगों को सही मायने में राजीव भाई का विचार भी नहीं पता है। अगर विचार हमें पता होता तो निश्चित रूप से, जब मेरे ऊपर विपदा आई, प्रदीप भाई के ऊपर भी विपदा आई, जैसे हम बहुत देखते हैं कि राजीव भाई नहीं है, कैसे नहीं है राजीव भाई? हमारे पास प्रदीप भाई है। प्रदीप भाई जैसा नेतृत्व तो कहाँ मिलेगा? इतना बड़ा सच मैंने अपनी जिंदगी में कोई सत्य बोलने वाला ऐसा व्यक्ति तो नहीं देखा जो मैंने प्रदीप भाई के मुंह से सुना है। एक एक बात सत्य बोलते हैं, कभी असत्य नहीं बोला। और जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो सब कुछ स्थापित कर सकता है। सत्य ही स्थापना की नींव है। तो हमारे पास प्रदीप भाई है। हम अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से बाहर निकल के अगर देखेंगे तो हमारे पास प्रदीप भाई है, हमारे पास माता जी है, हमारे पास मदन भाई है इस राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए। तो चिकित्सा में कार्य किया, जब जेल जाना हुआ वो एक बहुत बड़ा अवसर था। माता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 150 गाय थी, और ये जितने सोशल मीडिया पे गो भक्त है, गो माता, फलानी माता, एक व्यक्ति नहीं पहुंचा उन गायों की रक्षा के लिए। वीडियो बनाने वाले लाखों लोग थे कि ये बलात्कारी है, ये फलाना है, इसने राजीव भाई के नाम को डुबो दिया। एक व्यक्ति नहीं पहुंचा। 65 साल का मेरा पिता उठा और उसने उन 150 गायों को संभाला। इसलिए राजीव भाई का नाम लेके नकली काम करने वाले ज्यादा लोग हैं, इसका मुझे बड़ा दुख है। एक व्यक्ति, एक गो भक्त नहीं पहुंचा कि उन गायों को कौन पहचान रहा होगा? तो माँ बाप ने संभाला। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है तो राजीव भाई की माता है और प्रदीप भाई है, और कोई पूंजी नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी ये है, हमें सबसे पहले अगर राजीव भाई का कार्य करना है तो सबसे पहले राजीव भाई के परिवार को संभालना होगा। तो वहां जब मैं जेल में रहा माता जी, उस समय मैंने एक मन में संकल्प लिया कि मुझे बछड़े के लिए काम करना है, क्योंकि बछड़े को कोई पालने वाला नहीं है। और भारत की पहली बछड़ों की स्वावलंबी गौशाला बनाई, जिसमें लगभग एक बछड़ा मुझे 5,000 रुपए कमा के देता है। और अभी रिसेंट 15 दिन में एक ब्रेस्ट कैंसर के रोगी की ट्यूमर मार्कर रिपोर्ट में नेगेटिव हुई, केवल बछड़ों के मूत्र के माध्यम से। खेती में 5 क्विंटल की लौकी का प्रोडक्शन लिया, 7 फीट का पालक का पौधा उगाया, अभी रिसेंट 10 किलो सलाद लिया। बहुत कुछ परमात्मा ने किया, हमने कुछ नहीं किया। मेरा आप सब लोगों को कहने का सिर्फ इतना सा भाव है, अगर वास्तव में आप लोग राजीव भाई से प्यार करते हैं और राजीव भाई का कार्य करना चाहते हैं, तो ये सारे राजीव भाई, माता जी राजीव भाई के रूप में बैठी है, प्रदीप भाई राजीव भाई को हमें बैठ के ये पूछना होगा कि यहाँ क्या समस्या है।
प्रदीप भाई को क्या समस्या है, माता जी को क्या समस्या है, और उस समस्या का समाधान करना, राजीव भाई का सपना पूरा करना पहला कार्य है। अगर इस कार्य को कर पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, मैं माता जी से भी माफी चाहता हूँ। माता जी ने एक इच्छा जाहिर की थी कि जहाँ पे राजीव भाई का जन्म स्थान है वहाँ पे स्मारक बनाए। माता जी, मैं 2 बार, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होता, 2 बार मैं जरूर गया हूँ। इनको मैंने जिम्मेवारी भी दी कि आप जमीन खरीद के दें, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम खरीदेंगे, है ना। लेकिन अभी तक वो जमीन मुझे मिली नहीं है। मैं पुनः आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, जो उस गांव के निवासी 1-2 साथी और आए, आप 1 या 2 बीघा, बैठे 10 बीघा, 1 या 2 बीघा जमीन आप खरीदें। लगभग 11 लाख रुपए तक का बजट हमारे पास अखंड भारत स्वाभिमान ने उसके लिए रखा है। ये 11 लाख रुपए का शायद परमात्मा ने यही सोचा होगा, राजीव भाई का भी और पिताजी का भी, दोनों का संयुक्त स्मारक हम वहाँ बनाएंगे। 11 लाख रुपए की जमीन हम, आप 1 महीने का हमें नोटिस दीजिए, हम जमीन खरीद के वहाँ पे स्मारक की तैयारी करेंगे। एक जो पद थी, क्योंकि जब मैंने जेल में देखा कि मेरे ऊपर 2 धाराएं लगी थी, हर आपदा अवसर होती है और गाय आपको अवसर देती है, बछड़ा आपको अवसर देता है। मेरे पर 2 धारा लगी, एक बलात्कार की धारा और एक मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर की धारा को हमने तोड़ दिया, क्योंकि हमारी खुद की पत्ती है जीवन चिकित्सा पत्ती, और एम्स और NIA जयपुर जो 20 साल पुराना संस्थान है, उससे लगभग 20 गुना ज्यादा कैंसर के रोगी क्योर किए हैं ट्यूमर मार्कर रिपोर्ट के आधार पर, इसलिए वो हमें पनिशमेंट नहीं कर सकते थे। और क्योंकि बलात्कार की धारा में एक कंपनी में काम करता हूँ, उस समय वहां बैठा था, तो वो भी जीत गया। तो दोनों अवसर थे। अब उससे हमने एक नई चिकित्सा पत्ती की स्थापना करी है, उसका नाम है जीवन चिकित्सा पत्ती, जिसमें हम 1 रुपए में चिकित्सक तैयार करते हैं। ना केवल तैयार करते हैं, उसको पूरी गारंटी देते हैं कि उसको IAS ऑफिसर जितना वेतन मिलेगा, वेतन नहीं चाहिए तो साझेदारी में काम करे। और माता जी, आपके चरणों में बस आप प्रार्थना करना, राधा रानी उसे पूरा करे, भगवान जी उसे पूरा करे, भगवान राम श्याम परशुराम पूरा करे। 30 नवंबर को जब हम आएंगे तो 11 नए संस्थान, राजीव दीक्षित गुरुकुल की 11 शाखा उस समय खुल चुकी होंगी। ऐसी मैं प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उससे कोई भी